चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ना था? ग्रामर। और सबसे पहले ग्रामर में हम लोग शुरू करेंगे ग्रामर के डेफिनेशन से ही, क्योंकि अगर ग्रामर का डेफिनेशन नहीं पता है तो ग्रामर पढ़ना ही बेकार है। तो ग्रामर डेफिनेशन क्या होता है? जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में शुरू से पढ़ते आए हैं कि ग्रामर कौन बताएगा इसमें? पहले आप लोग बताइए कोई। इंग्लिश हिंदी किसी चीज़ में बताइए। देखिए, जैसे हम इंग्लिश ही नहीं, बैठ जाइए। हम इंग्लिश ही नहीं, दुनिया का कोई भी अगर हम लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें ग्रामर होता है। चाहे वो उर्दू हुआ, संस्कृत हुआ, इंग्लिश हुआ, चाहे कोई भी और अरबी हुआ, चाहे कोई भी भाषा हुआ, उसमें ग्रामर होना जरूरी है। और ग्रामर इसलिए होता है कि मान लीजिए आप वो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उस लैंग्वेज को बोलते समय, लिखते समय कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना करें। तो यह सबसे पहले यह होता है, ग्रामर इज अ रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज गवर्निंग द साउंड्स वर्ड्स सेंटेंस, यानी उसमें कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, और एंड अदर एलिमेंट्स। और मान लीजिए कि छोटे छोटे और वर्ड्स होते हैं ग्रामर में, अगर सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे प्रीपोजिशन हुआ, वर्ब हुआ, कंजक्शन हुआ, इंटरजेक्शन हुआ, इसका यूज कैसे करना है। तो उन सारे चीज को हम लोग क्या करें? अरेंज वे में कर दें। क्या करें? अरेंज वे में करें, जिससे कि वो क्या हो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए। क्या बन जाए? अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए और कोई त्रुटि नहीं रहे, यानी त्रुटि रहित हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रामर। यानी किसी भी लैंग्वेज को लिखने में हम उन सारी क्या चीज़ का, मान लीजिए कि उसको क्या बोलते हैं कि, कोई हिंदी वर्ड बताइए। प्रिकॉशंस। मान लीजिए उन सारे प्रिकॉशंस का हम लोग क्या करें? उपयोग करें, जिससे कि उसको लिखने में, पढ़ने में कोई असुविधा ना हो, कोई असुविधा ना हो, उसको हम लोग कहते हैं ग्रामर। अब ग्रामर का एक और डिफिनेशन हो सकता है, ग्रामर इज ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स। यानी ये क्या है? नियमों का एक पूरा सेट है। नियमों का क्या है? एक सेट है, जिसको पढ़ने के बाद यह पता चलेगा, जिसको पढ़ने के बाद और अप्लाई करने के बाद हम कहीं ना कहीं कुछ लिखने में कोई गलती नहीं कर पाएंगे, कुछ लिखने में गलती नहीं कर पाएंगे। तो उसमें भी क्या है? इंग्लिश ग्रामर इज a set of structural rules of the English language. This includes the structure of words, phrases, clauses, sentences and whole text. यहाँ पे ई होगा, ठीक है? यानी चाहे आप क्या लिखें, फ्रेजेज यूज करें, क्लोजेज यूज करें, सेंटेंसेस यूज करें, या होल टेक्स्ट, एक एक वर्ड को यूज करें, उन सब में कोई मिस्टेक्स नहीं हो। इस चीज को पढ़ने लिखने में जिन रूल्स और रेगुलेशन का यूज किया जाता है, जिस नियम कायदे का यूज किया जाता है, वह किसके अंतर्गत आता है? ग्रामर के अंतर्गत आता है। समझ में आई बात? अब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है कि ग्रामर जो शुरू होता है, उसमें पहला और सबसे इनिशियल पार्ट होता है, सबसे छोटा अगर पार्ट होता है, तो वह होता है क्या? लेटर। यानी इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। लेटर्स जैसे हम लोग पहले से पढ़े हैं कि लेटर्स कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। और इन 26 को एक साथ हम लोग जानते हैं क्या चीज के नाम से? अल्फाबेट के नाम से। तो सबसे पहले लेटर का डिफिनेशन जानते हैं। अ सिंबल usually written or printed representing a speech sound and constituting a unit of alphabet। यानी ऐसा सिंबल जो अल्फाबेट का सबसे छोटा इकाई दिखाता है। अल्फाबेट मान लीजिए 26 हो गया, तो उसका कोई छोटा इकाई दिखाएगा, तो उन 26 में से कोई एक, तो वह जो सबसे छोटा इकाई दिखाता है, यूनिट दिखाता है सबसे छोटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। उसके बाद आता है आपका अल्फाबेट। तो अगर ग्रामर के पोर्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो आ गया लेटर, उसके बाद क्या आएगा? अल्फाबेट, जो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी टोटल जो 26 होते हैं लेटर्स, उनको एक साथ अगर अरेंज किया जाए तो वो क्या कहलाएंगे? अल्फाबेट कहलाएंगे। अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। और ऐसा है कि वो ऑर्डर क्या होना चाहिए उनका? फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के बाद जेड आ जाएगा, उसका भी तो सीक्वेंस है। ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, तो वो एक ऑर्डर में हो, और उसको क्या कहते हैं हम लोग?
दैट यू यूज व्हेन यू राइटिंग अ लैंग्वेज। जब आप किसी लैंग्वेज को लिख रहे हैं तो उसको क्या करें, हम यूज करें। और जो भी लैंग्वेज बनते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो लैंग्वेज बनेगा वो 26 के मदद से ही बनेगा। उसके अलावा तो कुछ हम लोग यूज करते नहीं हैं। चलिए उसके बाद जैसे मैथ ही हुआ, तो मैथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक तो वो किसका लेटर हो गया, मैथमेटिक्स का लेटर हो गया। हिंदी यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क से लेकर ज्ञ तक। उसके अलावा अव्यय भी उसमें आता है। उस तरह इसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे। इसमें भी जैसे वहाँ पे हिंदी हम लोग पढ़ते हैं तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। जो क से लेकर ज्ञ तक आता है वो व्यंजन में आ जाते हैं। उसके बाद क्या आता है स्वर में, अस अ आ वाला जो पार्ट है वो स्वर में आ जाता है। उस तरह इसमें भी होते हैं, इसमें भी उसी तरह होते हैं। तो इसमें भी होते हैं कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स। कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स होते हैं। तो जैसे ये अल्फाबेट हो गया, इसका 2 पार्ट हो जाएगा। एक हो गया कंसोनेंट्स, जो क्या होते हैं 21 होते हैं। और दूसरा होता है वोवेल्स, जिनकी संख्या कितनी होती है 5। 5 होते हैं। और यह होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। इनको कहते हैं हम लोग वोवेल्स। समझ में आई बात। और रेस्ट ऑफ द पार्ट किस चीज का, अल्फाबेट का क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट्स। यह तो 5 हो गए वोवेल्स। और जो इनको छोड़कर बाकी बचे 21 लेटर्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट्स। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग वर्ड। वर्ड किसको कहते हैं, तो वर्ड क्या होता है, मान लीजिए लेटर हो गए। लेटर कितने हो गए हमारे 26। तो 26 लेटर हो गए, तो 26 लेटर हो गए तो इसका मतलब क्या है कि हम उनको मिलाएंगे तो वर्ड्स बनेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन किस हिसाब से मिलाएंगे, मान लीजिए हम लिख दिए ACDB, इसका मतलब कुछ होता है क्या, इसका तो कोई मतलब होता नहीं है। तो जब इसका मतलब नहीं होता तो हम लेटर्स को इस हिसाब से अरेंज करते हैं कि उसका कुछ मीनिंग निकले, उसका कुछ मीनिंग निकले। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं बैट, ये तो पता है हमको बैट मतलब बल्ला होता है। बैट मतलब क्या होता है, बल्ला होता है। लेकिन हम इसको अब क्या लिख दें, ATB, इसका कोई मीनिंग निकल निकल रहा है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्ड का डिफिनेशन हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस, यानी वो लेटर्स का ऐसा ग्रुप जो हमको क्या दे, एक पूरा मीनिंग दे, एक पूरा मीनिंग दे, यानी एक अर्थ दे। उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, वर्ड। अगर वो मीनिंग नहीं दे, यह भी तो हम क्या कहेंगे, यह भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ATB, अब मोर देन 1 लेटर यूज किया गया है तो यह ग्रुप नहीं बना लिया, ग्रुप तो बना लिया, लेकिन उसका मीनिंग होता है कुछ। ATB का कोई मीनिंग नहीं होता। जब तक हम इसको बैट नहीं लिखेंगे तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं यह बात साबित होती है कि वर्ड तभी कहा जाएगा जब लेटर्स को हम अच्छे से अरेंज करेंगे जिससे कि उसका मीनिंग निकल पाए। एक और एग्जांपल लेंगे, सबसे छोटा सा एप्पल। एप्पल तो हम लोग ऐसे लिख लिए, तो इसका तो मीनिंग हमको पता है। अब इसको थोड़ा क्या करें, हम मिसप्लेस कर दें, यानी यहाँ के जो लेटर हैं उसको अलग अलग कर देते हैं। तो PAPL यहाँ पे ई डाल दिए, कुछ इसका मीनिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये अरेंज्ड उस वे में नहीं है जिससे कि इसका प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है। अब नेक्स्ट है सेमी वोवेल। नेक्स्ट क्या है, सेमी वोवेल। तो सेमी वोवेल क्या होता है, वाई और डब्ल्यू, तो पता है कि सेमी वोवेल क्या होता है, वाई और डब्ल्यू होता है। लेकिन क्यों होता है, अब यह इसलिए होता है क्योंकि वाई और डब्ल्यू का कभी कभी यूज हम लोग करते हैं वोवेल जैसा। क्यों कर, मतलब क्यों यह होता है सेमी वोवेल, इसका नाम सेमी क्यों है, क्योंकि कभी कभी इसका यूज हम लोग कर लेते हैं किसके जैसा, वोवेल जैसा। यह अपना मीनिंग छोड़ के किसका मीनिंग ले लेगा, वोवेल का। जैसे हमारा कह रहा है कि वाई एंड डब्ल्यू आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स बिकॉज समटाइम्स दे एक्ट एज अ वोवेल्स एंड समटाइम एज कॉन्सोनेंट्स। कह रहा है कि यह कभी कभी वोवेल जैसे काम करते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट जैसे काम करते हैं। कभी कभी वोवेल जैसे काम करते हैं और कभी कभी कॉन्सोनेंट के जैसे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्राई, क्या हो गया, क्राई। तो हमको यहाँ पे अगर ऐसे मीनिंग निकालें तो वाई का तो हम लोग यह पढ़ते हैं, वाई का क्या पढ़ते हैं, यह। तो वहाँ पे यह आना चाहिए प्रोनाउंसिएशन में। जब उसको बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्राई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ई क्यों आएगा,
ई क्यों आएगा? यू ई कहने का मतलब अब मान लीजिए यहाँ पे CRI लिख रहे हैं, तब भी तो क्राई ही पढ़ेंगे, तब भी तो क्राई पढ़ेंगे, और इसको भी क्या पढ़ रहे हैं? क्राई ही पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, ये आई का भरपाई कर दे रहा है कभी कभी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है येल्लो, क्या लिखा है? येल्लो। तो येल्लो लिखा हुआ है, तो हम तो वाई को यह जैसा पढ़ रहे हैं, वाई को क्या चीज के जैसा पढ़ रहे हैं? यह के जैसा पढ़ रहे हैं। लेकिन अब इसी को हम लिख लें लिली, क्या पढ़ें? लिली। तो लिली में हम देख रहे हैं क्या, लिली क्या चीज का फूल का नाम है, इतना इतना पता होना चाहिए। उसके बाद जो वाई है, ये वाई अपना अर्थ ले रहा है क्या? यह तो पढ़ नहीं रहे हैं उसको, हम उसको क्या पढ़ रहे हैं? आई पढ़ रहे हैं। तो जब आई पढ़ेंगे तो ऐसे ही इसी सारे चीजों को देखते हुए हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी वेल बोलते हैं। किसको? डब्लू को और वाई को। नेक्स्ट देखा जाए, इतना तक समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट क्या है? अब देखिए आ गए हम लोग सेंटेंस पे। क्या चीज़ पे आ गए? सेंटेंस पे। तो अभी जो हम लोग वर्ड पढ़े हैं, सेम सेंस यहाँ पे यूज करेंगे। वर्ड क्या था? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स था। वर्ड क्या था? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स था। तो सेम सेंस हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। यानी ग्रुप होगा क्या चीज का? अब वर्ड का, जो हमको कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा। और वहां पे क्या था? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स था। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां पे लेटर्स था, लेटर्स का ग्रुप था जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा था, तो उसको हम लोग वर्ड्स कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ड्स हो जाएगा, एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, और वर्ड्स का ही ये ग्रुप हो जाएगा जो हमको क्या देगा? कंप्लीट सेंस देगा। अब यहाँ पे हो गया, राम ईट्स अ मैंगो। यह हो गया एक क्या? सेंटेंस। तो यह मान लीजिए एक वर्ड हो गया, दो वर्ड हो गया, तीन, और एक चार वर्ड। कितना हो गया? चार वर्ड। तो चार वर्ड मिल के हमको क्या दे रहा है? कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन अब इसको हम मिसप्लेस कर दें, क्या कर दें? मिसप्लेस कर दें, यानी अलग अलग जगह पे कर दें। जैसे यहाँ पे हो गया, इट्स राम अ मैंगो। अब तो हम इसको अलग अलग कर दिए, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? इसका मतलब यह हुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये सब क्या है? वर्ड्स है। तो इसका ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, यानी वो क्या दे हमको? कंप्लीट मीनिंग दे, कंप्लीट सेंस दे। उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि सेंटेंस तभी कहा जाएगा जब जो हम वर्ड्स का ग्रुप लिखे हैं उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस ऐसे भी नहीं है। समझ में आई बात? अब कह रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, जो छोटा छोटा टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। ये यूजफुल है, एग्जाम्स वगैरह में तो ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बिना कुछ बन भी नहीं पाएगा। अब मान लीजिए कोई सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे कोई ट्रांसलेशन बना रहे हैं, आपको पता ही नहीं है सब्जेक्ट क्या है, आपको पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा? सारा चीज गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है? कर्ता। तो कर्ता ऐसे हम देख लेते हैं कि कर्ता क्या चीज से शुरू हो रहा है? या क से, यानी क से करने वाला। क से क्या हो जाएगा? करने वाला। ऐसे समझने के लिए, तो मान लीजिए इसका हिंदी जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट का, तो मिलता है हमको कर्ता। और कर्ता मतलब जो कर्ता का फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है, वो क्या है? क। और क से क्या हो जाएगा? करने वाला। या यहाँ पे करने वाले को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? डूअर। जो करने वाला वर्ड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अब डू मतलब करना, और डूअर मतलब क्या? करने वाला। ठीक है, जैसे होता है रन, रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। और रनर मतलब क्या? दौड़ने वाला। तो उसी तरह यह सेंटेंस है, यह वर्ड है कि डू मतलब क्या होता है? करना, डूअर यानी करने वाला। डूअर ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी जो किसी भी सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो सेंटेंस का सारा काम कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे क्या होता है? वस्तु। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वस्तु। तो अगर सेंटेंस में कोई वस्तु दिखे तो ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट ही रहता है। लेकिन उसके अलावा क्या होता है इसका प्रॉपर डिफिनेशन, कि अ नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन,
दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी वो क्या करता है, जो सब्जेक्ट जो काम करता है, कोई मान लीजिए कोई काम कर रहा है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो क्रिया वो करता है, जो काम वो करता है, वो जिसके मदद से करता है या जिस पे करता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे कि अगर कोई करता है, वो कोई काम कर रहा है, तो जिसके मदद से कर रहा है या जिस पे कर रहा है, ठीक है, उसके एक्शन को कौन जो रिसीव कर रहा है वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट क्या होता है देखते हैं हम क्या, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे हैं, राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, तो इसमें दो पार्ट हो गए। यह तो एक एक सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस में कितने पार्ट हो गए, दो। अब एक क्या हो गया, यह पहला वाला पार्ट है, इसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि डूअर ऑफ अ सेंटेंस है। यह हो गया हमारा सब्जेक्ट, और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होगा, यह हो जाता है प्रेडिकेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेडिकेट। यानी एक सेंटेंस को तोड़ा जाए तो दो पार्ट में टूटेगा, पहला क्या हो जाएगा, यह हो गया सब्जेक्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, जो क्या करता है सब्जेक्ट का को एक्सप्लेन करता है कि आखिर सब्जेक्ट करना कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, एक्सेप्टिंग सब्जेक्ट रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज द वर्ब इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी जो सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए और उसके बाद जो बचता हुआ पार्ट है जिसमें एक वर्ब मिनिमम हो, वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। समझ में आई बात। चलिए अब क्या है, अब सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस होता क्या है, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़े थे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब क्या होता है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस। कह रहा है, यह एक दूसरा डिफिनेशन है, हर चीज का मतलब कई डिफिनेशन हो सकता है, अपने अलग अलग तौर तरीके होते हैं कहने के। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, अरेंज टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस, जो इस प्रकार से अरेंज किया जाता है जिसको अरेंज करने के मदद से हमको क्या मिले, एक कंप्लीट सेंस मिले, एक कंप्लीट सेंस मिले। ठीक है, अब यह होते हैं कि फीचर्स क्या होता है एक सेंटेंस का, क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए। या फीचर्स मतलब क्या होता है, विशेषताएं। फीचर्स मतलब विशेषताएं। इट कंटेन्स एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, किसी भी क्या चीज में, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, हम लिख दें कि गो देयर, क्या लिख दें, गो देयर, तो इसमें कहीं सब्जेक्ट आप खोज पाइएगा, दिया ही नहीं है। तो ये ऐसे कंडीशन पे जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो हमको तो पता है हम किसको ऑर्डर दे रहे हैं, इशारा करके बता रहे हैं कि गो देयर, इशारा करके बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम सेल्फ अंडरस्टूड कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा यू, क्योंकि हम सामने वाले को ही ऑर्डर देंगे, फोन पे कॉल करके नहीं कहेंगे तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, सामने वाला है उसको ऑर्डर देंगे, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो उस कंडीशन पे जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, तो हम ऐसे खुद से ही अंडरस्टूड कर लेंगे कि वहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट यू, यानी सामने वाले को हम ऑर्डर दे रहे हैं। अगर कहीं मिसिंग हो, तो ऑर्डर देने का सेंस हो और वहां पे सब्जेक्ट गायब हो, तो हम हमेशा क्या मानेंगे, यू। ठीक है, अब कोई यह नहीं कहेगा ये एग्जाम्पल देके कि यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है, तो बिना सब्जेक्ट के कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स क्या दे रहा है कि सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है बी फीचर क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का जो पहला लेटर होगा, मस्ट बी, क्या हो जाएगा, मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स। वो हमेशा किस लेटर में होगा, कैपिटल लेटर्स में होगा। यानी मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं कि राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, तो ये पहला लेटर है, चाहे हम कुछ भी यूज करें, चाहे कुछ भी यूज करें, यहाँ पे हम क्या करें, इज राम कमिंग, इज राम कमिंग, तो यहाँ पे जो पहला लेटर होगा हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। चाहे हम कोई भी वर्ड यूज करें, चाहे हेल्पिंग वर्ब यूज करें, चाहे सब्जेक्ट यूज करें, चाहे कुछ भी यूज करें, हम हमेशा यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैपिटल। समझ में ये बात, कोई भी हेल्पिंग वर्ब चाहे डू डज हैज हैव वर वाज वर, उससे मतलब नहीं है, पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। अब क्या होगा, पहला हमारा आ रहा है
क्या चीज? असर्टिव सेंटेंस। क्या आ रहा है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लें, बाकी सारा सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, या पहले इसी को पढ़ लिया जाए? चलो इसी को पढ़ते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट, यानी ऐसा सेंटेंस जो कथन कहता है। कथन मतलब कह रहे हैं, जानते हैं? कथन मतलब कि कोई एकदम सिंपल सा सेंटेंस, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। इसमें ना किसी क्वेश्चन का बोध हो रहा है, ना किसी को कोई ऑर्डर देने का बोध हो रहा है, ना किसी को मतलब गुस्साने मतलब नहीं होता है कि कोई गुस्से में बोल रहा है, ना उसका कोई फीलिंग दिख रहा है, ना एक्साइटमेंट दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। एकदम सिंपल सा सेंटेंसेस होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें ना प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, वो तो हो नहीं रहा है, ना कोई फीलिंग दिखा रहा है कि ना कि वो क्या है, कि खुश है या दुख है, ना कोई एक्साइटमेंट है उसके अंदर, ना किसी को श्राप देने का, ना आशीर्वाद लेने का, ना रिक्वेस्ट करने का, किसी का बोध हो ही नहीं रहा है, यानी सिंपल सेंटेंस है। इसका नाम एक और क्या है? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस इसलिए दिया गया है कि आपके दिमाग में आ जाए कि यहाँ इससे किसी चीज का बोध नहीं होगा, केवल एक स्टेटमेंट है। जैसे कोई कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस विच expresses a statement or assertion is called assertive sentence। यानी वह ऐसा सेंटेंस जो केवल एक कथन को बयां करता है, वो क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अब इसके होते हैं दो टाइप। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। एक इसको कहते हैं अफर्मेटिव, और दूसरे को क्या कहते हैं? नेगेटिव। एक वो अफर्मेटिव कहेंगे और दूसरे को नेगेटिव कहेंगे। जो अफर्मेटिव होता है उसका मतलब क्या हुआ? अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक। और नेगेटिव मतलब क्या होता है? नकारात्मक। तो सकारात्मक मतलब क्या, कि इसमें कोई जैसे नहीं वाला सेंस ही नहीं आएगा। सकारात्मक मतलब क्या, कि इसमें नेगेटिव सेंस नहीं आएगा, केवल सकारात्मक, यानी कुछ भी बोलेंगे तो वो पॉजिटिव वे में बोलेंगे। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? आई एम इज गोइंग, आई एम ईटिंग, दे आर प्लेइंग। अब इसी सेंटेंस में हम नॉट यूज कर दें तो ये क्या हो जाएगा? नकारात्मक। यानी हर चीज को हम क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। जैसे राम इज नॉट गोइंग, राम नहीं जा रहा है, राम नहीं पढ़ रहा है, राम नहीं खेल रहा है। समझ में आई बात? तो ये दो टाइप हो गए असर्टिव असर्टिव सेंटेंस के। एक हो गया अफर्मेटिव और दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव। नेक्स्ट, अब क्या है कि दूसरा है इंट्रोगेटिव। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसका डिफिनेशन? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क अस क्वेश्चन। यानी ऐसा सेंटेंस जिससे क्या पूछा जाए? क्वेश्चन पूछा जाए, जिससे क्वेश्चन पूछने का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे हम कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछने का भी दो तरीका है। क्वेश्चन पूछने का क्या है? दो तरीका है। एक हम लोग शुरू करते हैं डब्ल्यू एस क्वेश्चन से। एक क्या चीज से शुरू करते हैं? डब्ल्यू एस क्वेश्चन। जैसे व्हाट इज योर नेम, जैसे क्या हो गया? व्हाट इज योर नेम। और दूसरा हम पूछेंगे आर यू मैड। यानी ऐसे एक तो डब्ल्यू एस क्वेश्चन इसको कह देंगे जो डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, और इसको कहते हैं एस नो टाइप। एस और नो टाइप। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये डब्ल्यू से शुरू हो रहा है। जो डब्ल्यू से शुरू हो गया वो तो हो गया डब्ल्यू एस क्वेश्चन, और जिसका जवाब हम यस या नो में दे पाए वो क्या हो जाएगा? यस नो टाइप। वो क्या हो जाएगा? यस नो टाइप। तो हमारा क्वेश्चन पूछना इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं? जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, वह होते हैं दो टाइप के। एक हो गया आपका डब्ल्यू एस क्वेश्चन, और डब्ल्यू एस क्वेश्चन किसको कहेंगे? जो क्वेश्चन क्या चीज से शुरू हो? डब्ल्यू एस से शुरू हो। और उसके अलावा एक हमारा एक्सेप्शन आता है हाउ। एक क्या एक्सेप्शन आता है? हाउ। यानी हाउ एक ऐसा वर्ड है जो डब्ल्यू से शुरू नहीं होता, लेकिन फिर भी वो डब्ल्यू एस क्वेश्चन है। वो डब्ल्यू से शुरू नहीं हो रहा, वो तो एच से शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको किस चीज में लेकर आएंगे हम लोग? डब्ल्यू एस क्वेश्चन में लेकर आएंगे। दूसरा है हमारा एसनो टाइप। कौन सा टाइप? एसनो टाइप। यानी ऐसे प्रश्न जिसका जवाब हम लोग क्या चीज में दे पाए? एस और नो में दे पाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसनो टाइप क्वेश्चन। समझ में आई बात? हम चलते हैं, दोनों का एक एग्जाम्पल है।
आप लोग देख लीजिएगा। अब है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, तो इसका क्या मतलब होता है? आदेशवाचक। आदेशवाचक हम लोग कह सकते हैं। तो मान समझने के लिए इम्परेटिव, और ऐसे इसका हिंदी होता भी है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? आदेश सूचक या आदेशवाचक। तो अब जैसे ही हम इसको ट्रांसलेट करके जब हिंदी में जाते हैं ना, तो आधा प्रॉब्लम हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाता है। क्योंकि हम लोग तो हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी मीडियम से हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं इस आदेश वर्ड के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है। इम्परेटिव तो आपके लिए नया लगेगा, लेकिन जो आदेश है यह वर्ड आपको अच्छे से पता है कि आदेश मतलब होता क्या है। ऑर्डर देना किसी को, किसी को कमांड देना। तो उस कंडीशन पे हम क्या कहेंगे इसको? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, यानी ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो क्या चीज दिखाता है, क्या चीज प्रदर्शित करता है? कमांड, रिक्वेस्ट, इनविटेशन, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन। यानी इन सारे चीजों में से कोई एक भी अगर प्रदर्शित कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस उसको बोलेंगे। जैसे कोई कहेगा गो देयर, वहां जाओ, गो देयर वहां जाओ, और कहेगा क्या? प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। वाटर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यह ऐसे सेंटेंस है जिससे क्या चीज का बोध हो रहा है? ऑर्डर और कमांड का बोध हो रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट है, अब है हमारा सेंटेंस का अगला टाइप, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, जो क्या चीज व्यक्त करता है? अ प्रेयर। क्या यूज व्यक्त करता है? प्रेयर, अ कर्स एंड अदर सेंटिमेंट्स। यह विथ नहीं होगा, यहाँ पे बुन हो जाना चाहिए। ठीक है। बुन मतलब क्या होता है? वरदान। क्या होता है? वरदान। यानी ये कोई प्रेयर हो, यहाँ पे विथ के जगह पे एक शायद यस होगा, विश भी हो सकता है, लेकिन बुन भी होता है, वरदान भी होता है। विश मतलब क्या होता है? इच्छा। ठीक है। तो एक प्रेयर या अपनी कामना, इच्छा अपना प्रदर्शित करे। किसी को बुन मतलब वरदान दे। कोई कर्स दे, कर्स मतलब समझते हैं? श्राप। तो कोई श्राप दे या अदर कोई सेंटिमेंट्स हो, ठीक है, उन सबको हम लोग क्या चीज में लाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। यानी इससे यह चीज का बोध होना चाहिए। और यह सेंटेंस का सबसे सिंपल सा पहचान है क्या? कि इसके स्टार्टिंग में मे लगा हो, मे हमेशा लगा रहता है। क्या लगा रहेगा? मे। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, एक सेंटेंस हो गया। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस बिगिंस विथ, यह विथ नहीं होगा, बिगिंस विथ मे। क्या चीज, क्या चीज से शुरू होगा? मे से। और ये क्या है? ओनली यही होगा। ठीक है। क्या चीज से शुरू होगा? मे से। या जितने भी सेंटेंस होते हैं, जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या चीज से शुरू हो रहा है? मे से। और कहीं कहीं गायब यह भी हो सकता है कि मे गायब हो जाए। तो जैसे अभी हम लोग थोड़े समय पीछे पढ़े हैं क्या चीज, कि सब्जेक्ट कहीं कहीं पे गायब हो जाए, जैसे गो देयर, कम हियर, तो वहां पे क्या अंडरस्टूड करते हैं? यू। सब्जेक्ट के रूप में क्या अंडरस्टूड करते हैं? यू। तो ठीक वैसे ही कभी कभी जब यह मे गायब कर दे, तो हम लोग क्या अंडरस्टूड कर लेंगे? कि यहाँ पे मे है। बस इस सेंटेंस से बोध होना चाहिए इसमें से किसी एक का। यानी क्या चीज का बोध होना चाहिए? नहीं तो प्रेयर का बोध होना चाहिए, नहीं तो बुन का, नहीं तो विश का, नहीं तो कर्स का, और नहीं तो अदर सेंटिमेंट्स वगैरह का बोध हो। तो हम यह क्या कर लेंगे? यहाँ पे क्या ऐड कर लेंगे? में ऐड कर लेंगे। कभी कभी आप लोग देखे होंगे क्या कि गॉड ब्लेस यू होगा। क्या होगा? गॉड ब्लेस यू। तो वहां पे हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पे मे सेल्फ अंडरस्टूड है, यानी हम खुद से यहाँ पे समझ लेंगे कि यहाँ पे मे लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे देखिएगा एक थोड़ा सा मिस्टेक है। मे गॉड हेल्प यू, हाफ यू नहीं होगा, हेल्प यू। ठीक है। अब आई विश यू ऑल, कहाँ गया? आई विश यू ऑल सक्सेस इन योर लाइफ। अब दिमाग में यह भी बैठा लीजिएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा है जिससे विश का बोध हो रहा है। मैं यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक वर्ड विश। क्या है?
विश, वहां पे विश मेंशन्ड है, तो यह इससे भी क्या चीज का बोध हो रहा है? क्या चीज का? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का, क्योंकि यहाँ पे विश है, यानी कामना है, कोई अपना अभिलाषा इच्छा बता रहा है। अब इसके जगह पे हम लोग आई विश मे यू ऑल सक्सेस इन योर लाइफ ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इससे अगर कामना का बोध हो रहा है इस सेंटेंस से, तो हम क्या मानेंगे? इसको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही मानेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा? exclamatory sentence. An exclamatory sentence is one that expresses sudden or strong emotion and feelings. कह रहा है कि exclamatory sentence वैसा सेंटेंस होता है जिससे क्या चीज का बोध होता है? सडन इमोशंस, सडन इमोशंस और फीलिंग्स, हमारे भावनाओं का बोध होता है। और वो कैसे होता है? जैसे हम कह रहे हैं क्या कि ओह आई हैव डन अ मिस्टेक, जैसे कोई कहता है कि मैंने एक गलती कर दिया, तो जो वो वर्ड है वो हमारे अंदर का फीलिंग दिखाता है। जैसे कोई कहे अल्लाह वी लूज द मैच, अरे हम लोग ये मैच क्या हो गए? हार गए। तो उस कंडीशन पे यह लाश है हमारे अंदर की पीड़ा को दिखाता है, हमारे अंदर के दुख को दिखाता है। अगर हम यही बात कहें दूसरे सेंटेंस में, हुर्रे वी वॉन द मैच, हम लोग ये मैच जीत गए, तो हमारे जो चेहरे का एक्सप्रेशन है और जो चेहरे का इंप्रेशन आप लोगों को दिखेगा चेहरे का, उसे हम बोध कर लेंगे, उससे कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं या हम कैसा फील कर रहे हैं, ज्यादा खुश फील कर रहे हैं या ज्यादा दुखी फील कर रहे हैं। तो वह हमारा एक्सप्रेशन है, वह क्या करता है इसके माध्यम से, इस सेंटेंस के माध्यम से दिखाया जाता है। वह इमोशंस और फीलिंग कि आप कैसे फील कर रहे हैं, कैसे इमोशन है आपके अंदर, उस वर्ड से हम लोग दिखाते हैं जो इस सेंटेंस में यूज किया गया है। जैसे वी वॉन, क्या हो गया? यहाँ पे एक सेंटेंस छूट गया है, हुर्रे वी हैव, ठीक है। अब है क्या यहाँ पे? ओह दैट इज एक्सीलेंट, यहाँ पे एक वर्ड है क्या ओह, जो हम लोगों को क्या दिखाता है? फीलिंग दिखाता है, इमोशंस दिखाता है चेहरे का, वो कहीं ना कहीं यह वर्ड है। अब क्या है? अल्लाह, यह क्या व्यक्त करता है? दुख व्यक्त करता है। तो कहीं ना कहीं यह क्या है कि यह एक छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसको हम लोगों को पहचान लेना है कि वह क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। या दुख प्रदर्शित करता है, या क्या है थोड़ा, क्या क्या प्रदर्शित करता है? उत्साह, ओह, ठीक है। फीलिंग हमारे अंदर का इमोशंस जो है, वो सेंटिमेंट्स वगैरह, वह हमारे अंदर का यह बताता है। नेक्स्ट है, जो भी हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, कौन सा? ओए, जो भी सेंटेंस हम लोग लिखेंगे हमेशा इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स। क्या चीज से ये शुरू होगा? कैपिटल लेटर से शुरू होगा। एंड इंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन वर्ड, और जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसके नाम में अगर एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना है, इसका मतलब यह होगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बिना वो सेंटेंस नहीं हो सकता। एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बिना वो सेंटेंस नहीं हो सकता। अब देखिएगा दोनों में कि इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज किया जाता है और इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी और किस सेंटेंस में भी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज किया जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यह है कि इससे यह जो सेंटेंस है उसे क्या चीज का बोध होगा? प्रेयर का, विश का, बून का, कर्ज का, ठीक है। लेकिन इससे क्या चीज का बोध होगा? हमारे अंदर के इमोशंस का, फीलिंग का, ठीक है। यानी उस वह कहीं ना कहीं यह जो चीज है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके माध्यम से किसी का चेहरा देखकर यह भांपा जा सकता है कि उसके अंदर क्या क्या एक्साइटमेंट्स है, उसके अंदर क्या फीलिंग है, क्या इमोशंस है। उसके चेहरे से वो सारा चीज दिख जाएगा, वो एक्साइटमेंट वगैरह दिख जाएगा, वह कहीं ना कहीं दुख दिख जाएगा, वह प्यार अगर दिखाना चाह रहा है तो वो भी दिख जाएगा। किसके माध्यम से? इस सेंटेंस माध्यम से, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। उससे क्या चीज दिखेगा? प्रेयर, अगर कोई प्रेयर कर रहा है किसी के लिए, या क्या कोई विश मांग रहा है किसी के लिए, या क्या चीज कोई वरदान मांग रहा है, किसी को कोई श्राप दे रहा है, ठीक है। यह सारा चीज यह सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस दिखाएगा। नेक्स्ट है, अब क्या चीज का डिफिनेशन है? यह पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतना तक रखा जाए कि अभी बढ़ता जाए? अब यहीं तक रहा जाए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा।